नमस्ते मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मुझे पता है कि आपका एमटीएस का एग्जाम शुरू होने वाला है। एमटीएस 2024 का जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो बहुत सारे जो बच्चे सीरियस हैं एग्जाम को लेकर वो तैयारी में लग गए हैं। देखिए, एमटीएस और जीडी के एग्जाम का लेवल लगभग लगभग सेम है, पैटर्न भी सेम है, सिलेबस भी सेम है। एमटीएस में 20 क्वेश्चन आने हैं, जीडी में भी 20 क्वेश्चन आने हैं और अर्थमेटिक मैथ ही पूछा जाता है। हालांकि दोनों में मेंसुरेशन 2D मेंसुरेशन 3D आता है मेरे भाई। एमटीएस में भी मेंसुरेशन के खूब सवाल आते हैं, जीडी में भी मेंसुरेशन के खूब सवाल आते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे सैंपल पेपर करवाऊंगा मेरे दोस्त, जो एमटीएस में भी आपकी हेल्प करेंगे, जीडी में भी आपकी हेल्प करेंगे। और ये आपका सैंपल पेपर 1 है, जिसमें आपको बेस्ट 20 क्वालिटी क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको पता है कि बच्चे सबसे ज्यादा यूट्यूब पे हमारे सैंपल पेपर देखते हैं, उनका वॉच टाइम भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट जो है पेपर में सवाल फंसते हैं। और मैं प्रीवियस ईयर के ही यूनिक सवाल बहुत रिसर्च के साथ जो है मॉक टेस्ट तैयार करके आपके लिए करवाता हूं। ठीक है भाई, तो ये सैंपल पेपर 1 है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। 20 क्वेश्चंस, बहुत कुछ आप नया सीखोगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जीडी वाले बच्चों के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैंने प्रीवियस ईयर की फ्री पीडीएफ अपलोड करवा रखी है भाई। एसएससी जीडी 2024 की अलग, एसएससी जीडी 2022 की अलग, एसएससी जीडी 2021 की अलग। और ये पीडीएफ हार्ड से इजी क्वेश्चंस के ऑर्डर में, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। तो भाई कोई बच्चा अगर बुक नहीं ले सकता हमारी, हालांकि हमारी बुक है अलग से जीडी के लिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो ये पीडीएफ जो है यहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, ऑलरेडी 5-5, 6-6 लाख बच्चे जो है ये ले चुके हैं। और कोई बच्चा अगर अफोर्ड कर पा रहा है तो ये जीडी की जो है हमारी प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस के कंपाइलेशन की बुक्स है हिंदी में, मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं ले पा रहे, ऑलरेडी 5 लाख बच्चों ने तो डाउनलोड करके पढ़ ही रहे हैं ना इससे सॉल्व करके। ठीक है, तो आप इनको जरूर डाउनलोड कर लेगा, सभी बच्चों के लिए फ्री है। आइए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने सवाल का सोर्स भी लिखा है, कब आया था, ये एसएससी एमटीएस 2022 के पेपर में आया है। बनाइए, अनिल कुमार रजत को कोई वस्तु 25% लॉस पर 15,000 रुपए में बेचता है। रजत इसे डेविड को उस कीमत पर बेचता है जिससे अनिल कुमार को 5% प्रॉफिट होता। रजत का प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। देखिए, सवाल में अगर आपसे परसेंटेज में पूछा है तो इस 15,000 रुपए की क्या जरूरत है। अगर आप इस सवाल को देखो मेरे भाई, तो अनिल कुमार ने एक वस्तु बेची रजत को, और रजत ने वो वस्तु बेची आगे किसको, डेविड को। ऐसी हो रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अनिल कुमार रजत को कोई वस्तु 25% लॉस पर बेचता है, यानी कि अनिल कुमार अगर कोई वस्तु 100 रुपए की खरीद के लाया है तो 25% लॉस पर, 100 से 25% लॉस हो गया 25 का, यानी कि रजत को कितने में बेच दी, 75 में। 100 पे 25 का लॉस हो गया, रजत को बेच दी 75 में, यानी कि रजत ने वस्तु 75 में खरीदी। जो अनिल का सेलिंग प्राइस है वो रजत के लिए कॉस्ट प्राइस है। अब रजत इसे जो है डेविड को बेचता है। रजत डेविड को उस कीमत पर बेचता है जिससे अनिल को 5% का लाभ होता। यह रजत डेविड को वस्तु उस कीमत पर बेचता है जिससे अनिल को 5% लाभ होता। बताओ, अनिल ने वस्तु 100 रुपए की खरीदी है, 100 पे अगर 5% का प्रॉफिट कमाना है तो डेविड को कितने में बेचनी पड़ेगी, 105 में। यानी कि रजत ने वस्तु 75 की खरीद के डेविड को 105 में बेच दी। रजत ने वस्तु 75 की खरीद के डेविड को 105 में बेच दी। रजत का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, रेशियो ले लीजिए। 15 से चला जाएगा, 15 से जाएगा ना, 15 पंजे 75 और ये 15 सत्ते 105, यानी कि रजत ने 5 का सामान 7 में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना हो बेटा, 2/5। 1/5 होता है 20%, 2/5 होता है 40%। तो रजत को 40% का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, और बी ऑप्शन इसका आंसर है। अच्छा सवाल था। मेरा मकसद मुश्किल सवाल कराना नहीं है, मेरा मकसद है एग्जाम ओरिएंटेड सवाल कराना, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। इसकी अच्छी अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच है। ठीक है जी, आइए सवाल नंबर 2 देखिए। यह सवाल भी एमटीएस 2022 के पेपर का। अब आपने कहां सॉल्व किए होंगे ऐसे सवाल, नहीं किए होंगे, क्योंकि एमटीएस का बेटा साल में होता है कम से कम 50 से ज्यादा शिफ्ट में पेपर। 1200 सवाल आते हैं हर साल एमटीएस के। 1200 सवाल लगाना किसके बस की बात है भैया। लेकिन 1200 में से अगर मैं अच्छे आपको 150-200 सवाल निकाल के करवा दूं मॉक टेस्ट में, तो कितना फायदा होगा आपका। सवाल नंबर 2 है कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से। बोला है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 साल में 2.5 गुना हो जाती है।
यह धनराशि समान ब्याज की दर पर कितने साल में 6 सही 1/4 गुना हो जाएगी? सवाल में बोला है कोई धनराशि 5 साल में 2.5 गुना हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे। कितने गुना हो जाती है? 2.5 गुना। यानी कि पैसा 2.5 गुना हो गया, 2.5 गुना आपका पैसा हो जा, कोई धनराशि 2.5 गुना हो जाते कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में पूछा है उस समान ब्याज की दर पे, समान ब्याज की दर से यह धनराशि 6 सही 1/4 गुना कितनी में हो जाएगी? भाई 6 से 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है 0.25, यानी कि 2.5 गुना हो जाती है 5 साल में, तो 6.25 गुना होने में कितना साल लगेगा? बेटा ये जो 6.25 है क्या ये 2.5 का स्क्वायर ही तो है। चक्रवृद्धि ब्याज का बड़ा सिंपल सा नियम है कि अगर आपका पैसा 5 साल में 2.5 गुना हो रहा है, अगर आपका पैसा 5 साल में 2.5 गुना हो रहा है तो अगले 5 साल में और 2.5 गुना होगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों 2.5 गुणा 2.5 ही कितना होता है? 25 का स्क्वायर 6.25, यानी कि 10 साल में 6.25 कुछ और नहीं है मेरे दोस्तों, 2.5 का स्क्वायर ही है, स्क्वायर। अगर 2.5 गुना होने में 5 साल लग रहे हैं तो 2.5 गुणा 2.5 दो बार होने में 10 साल लगेंगे। 5 और 5 10 साल का समय लगेगा। भाई बताओ कितना प्यारा सवाल। 10 ईयर इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। 2.5 साल में आपका पैसा 5 गुना हो रहा है तो 2.5 का स्क्वायर होने में 5 साल प्लस 5 साल 10 साल लगेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे समझे होंगे। आगे देखेंगे सवाल। सवाल फिर से एमटीएस, मैंने आज के उसमें एमटीएस 2022 के ही क्वेश्चंस लिए हैं ज्यादातर। बनाइए। कोई आदमी अपने डेस्टिनेशन पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। अगर कोई आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 32 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह आदमी अपने डेस्टिनेशन पर 18 मिनट पहले पहुंचता है। अगर वो आदमी 18 मिनट पहले पहुंच जाएगा अगर उसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलोगे तो 32 मिनट देरी से पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन पर। 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे तो जिस समय में, जिस एक्चुअल टाइम में आपको पहुंचना चाहिए उससे आप 18 मिनट पहले ही पहुंच जाओगे। ठीक है जी। इनिशियल पॉइंट से उस डेस्टिनेशन पॉइंट की दूरी क्या है, यानी कि आप जहां से चलना शुरू करते हो डेस्टिनेशन तक वहां तक की दूरी क्या है? तो बेटा ये सवाल है अर्ली लेट वाला। और ऐसे सवाल को आप रेशियो से भी कर सकते हो, इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, पर बेस्ट है फॉर्मूला मेथड। ये सबसे फेमस सवाल है पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का, सबसे फेमस सवाल है ये। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे दोस्तों कि भाई इस स्पीड से गया इतना लेट हुआ, इस स्पीड से गया इतना जल्दी पहुंचा, तो डिस्टेंस जो होगी S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस, डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। पहले क्या स्पीड थी? 6 किलोमीटर पर आवर। अब कितनी स्पीड है? 7 किलोमीटर पर आवर। यहां रखो, S1 की जगह 6 रखो, S2 की जगह 7 रखो, 6 गुणा 7। स्पीड का डिफरेंस क्या आएगा? 6 और 7 का डिफरेंस 1। डिफरेंस आपको लेना है मेरे भाई, ठीक है जी। डेल्टा टी टाइम में डिफरेंस। आप बताओ पहले 32 मिनट की देरी हो रही थी, एक्चुअल टाइम से 32 मिनट देरी हो रही थी, अब आप 18 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, तो टाइम में डिफरेंस कितना है? 32 में से 18 घटाइए, -18 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा 50 मिनट। लेकिन आवर में कितना? अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो टाइम तो मिनट में नहीं ले सकते, टाइम भी आवर में लेना पड़ेगा, घंटे में। अब मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो इसको 50 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 50 मिनट टाइम में अंतर है मेरे प्यारे भाई। इसको क्या लिखोगे? 5/6 आवर। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में तो टाइम भी घंटे में लेना पड़ेगा, 6 से 6 कट गया, यानी कि 7 पंजे 35 किलोमीटर दूरी आ गई। प्रारंभिक बिंदु से जहां आप यात्रा करने जा रहे हो वहां तक की दूरी डी ऑप्शन 35 किलोमीटर है। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। और देखिए यही एमटीएस का लेवल है, कोई जो बहुत ज्यादा मुश्किल एमटीएस में आना नहीं है। देखिए ये सवाल जीडी 2024 के पेपर में है, एसएससी जीडी में। कौन करेगा दोस्त? एक मोबाइल पर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का 250% है। एक मोबाइल पर जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य का 250% है। यदि लागत मूल्य 50% बढ़ जाता है, सेलिंग प्राइस वही रहता है, विक्रय मूल्य नहीं बदलते, तो नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? देखिए
ये है सीपी मेरे दोस्तों, ये है एसपी। सवाल में बोला है, क्या बोला है सवाल में मेरे बेटा, कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस का 250% है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है ना, अगर क्रिय मूल्य 100 रुपए है ना भाई, तो 100 रुपए पे 250% यानी कि 250 प्रॉफिट हुआ। 100 का 250% 250 होता है, तो 100 रुपए पर 250 रुपए तो प्रॉफिट है, फायदा। तो बेचा कितने में होगा, 100 में 250 जोड़ेंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 350 रुपए, 350 रुपीज। अब बोला कॉस्ट प्राइस 50% बढ़ जाता है। कॉस्ट प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस 50% बढ़ गया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 150, 150 हो गया। सेलिंग प्राइस वही रहता है, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा। सेलिंग प्राइस 350 था, पहले 350 में बेच रहे थे, तो अभी भी 350 में बेच रहे हो, विक्रय मूल्य समान रहता है। नया प्रॉफिट क्या होगा, तो नया प्रॉफिट क्या, 150 का सामान 350 में बेच रहे हो, प्रॉफिट क्या होगा, रेशियो ले लो। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सीपीएसपी का रेशियो ले लो। 50 से जाएगा 3 बार, 50 से जाएगा 7 बार, अल्टीमेटली 3 का सामान 7 में बिक गया। यानी कि प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 4 का, 4 रुपए का 3 पर, जो कि होता है 1 + 1/3। भाई 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है 100%, और 1/3 33.33%। 1 का मतलब 100%, और भाई 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33.33%। तो 133.33% का आपको लाभ हुआ है। ठीक है, देखो इस लेवल का तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि हम कुछ ना पढ़ें, बात नहीं बनने वाली। ये बताइए बच्चे, सवाल एमटीएस 2022 के एग्जाम में आया है, एमटीएस में अच्छा सवाल है, कतई मुश्किल नहीं है। बोला 5 पुरुष 6 महिलाएं 6 दिन में 10,500 कमा सकते हैं। 8 पुरुष 12 महिलाएं 8 दिन में 24,800 रुपए कमा सकते हैं। 7 पुरुष 10 महिलाएं कितने दिन में 26,500 रुपए कमाएंगे। देखो जब भी ऐसा सवाल देखते हैं बच्चे ना, एक्स वाई मान के इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहां पे 2 इक्वेशन ही तो हैं कि 5 पुरुष 6 महिलाएं 6 दिन में 10,500 कमाते हैं, ये पहली समीकरण है। ये दूसरी समीकरण है भाई कि 8 पुरुष, ये दूसरी इक्वेशन है कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं 8 दिन में 24,800 कमा सकते हैं। तो क्या मैं यहां से एक आदमी और एक महिला की एक दिन की कमाई नहीं निकाल सकता, है ना। बच्चे क्या करते, माना एक आदमी की कमाई एक्स है, एक औरत की कमाई वाई है, यही सबसे बड़ी गलती, वो नहीं करना बच्चे आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स वाई नहीं माना, यहां लिखो आदमी, यहां लिखो औरत, मैन वुमेन। पहली क्वेश्चन क्या है, अगर 5 आदमी हैं और 6 औरतें, तो 6 दिन में 10,500 कमाते हैं। अगर 6 दिन में 10,500 कमा रहे हैं 6 दिन में, तो एक दिन में कितना कमा रहे हैं बटे 6, तो कितना आएगा, 6 कम 6, 4 6 7 42 और 3 6 5 1750 रुपए। यानी कि 5 आदमी 6 महिलाएं एक दिन में 1750 कमाते हैं। ये देखिए, 8 पुरुष 12 महिलाएं 8 दिन में 24,000 कमाते। 8 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिन में, 8 दिन में 24,800 कमाते हैं। कितने दिन में भाई, 8 दिन में 24,800। तो एक दिन में कितना कमाते हैं, 8 से भाग दीजिएगा, 3100 रुपए। 24,800 को 8 से भाग देंगे, 8 × 24, 8 × 8, 3100 रुपए। तो ये 2 इक्वेशंस ही हैं, बस एक्स वाई नहीं लिखा। देखो या तो मैन को सेम कर लो या वुमेन को सेम कर लो। मैन को सेम करना मुश्किल है, 5 8 है, लेकिन या 6 12 को सेम करना आसान है भाई। या तो 12 को 6 बना लो या 6 को 12 बना लो। मैं ऐसे कर सकता हूं, अगर मुझे 6 को 12 बनाना है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूं, सब मैं 2 से गुणा कर दूं। 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 छिक्का 12 हो जाएगा, और ये 1750 का दुगुना 3500 हो जाएगा, 3500। ऐसे कर सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। देखो औरतों की संख्या दोनों जगह बराबर होगी, 12 12, औरतों की संख्या दोनों जगह बराबर होगी। हमें ध्यान देना है, बस घटा दीजिए, दोनों को घटाओगे तो 10 आदमी में से 8 आदमी घटाओगे, 2 आदमी। 2 आदमी मेरे दोस्तों कितना है, यहां डिफरेंस कितना आएगा, 3500 में से 3100 घटाएंगे, 400 रुपए। ठीक है बेटा, 12 औरत 12 औरत तो कट गई, 10 में 60 घटेंगे, यानी कि 2 आदमी 400 रुपए कमाते हैं। तो एक आदमी कितना कमाता है एक दिन में, 200 रुपए। एक आदमी एक दिन में 200 रुपए कमाता है, 200 रुपए। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे निकालना है औरत की। अगर एक आदमी 200 रुपए कमाता है तो 10 आदमी कितना कमाएंगे, 2000 रुपए। 10 आदमी 2000। अगर टोटल 3500 है तो ये 12 औरत कितना कमाएंगी, 1500 रुपए।
12 औरत कितना कमाएंगी? 1500 रुपए। बात आपको समझ में आ रही है? तभी तो 2000 प्लस 1500 3500 आएगा। यानी कि दो आदमी अगर 400 रुपए कमा रहे हैं तो एक आदमी 200 रुपए, 10 आदमी 2000 रुपए, टोटल 3500 होना चाहिए। तो बचे 1500 रुपए, 12 औरत कमा रही हैं। अगर 12 औरत जो 1500 रुपए कमा रहे तो एक औरत कितना कमाएगी? 1500 को 12 से भाग देंगे, 12 कम 12 है भाई, और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 125 रुपए ये एक औरत की कमाई आ गई। बोला 7 पुरुष 10 महिलाएं 26,500 कितने दिन में कमाएंगे? 7 पुरुष और 10 महिलाएं एक दिन में कितना कमाते हैं? दोस्त जवाब दो भाई। एक आदमी कमाता है 200 रुपए, तो 7 आदमी कमाएंगे मेरे दोस्तों 1400। एक औरत कमाती है मेरे प्यारे भी 125 रुपए, तो 10 महिलाएं कमाएंगी 1250 रुपए, यानी कि आ गया 2650। 1400 और 1200, 2650 रुपए। यानी कि 7 औरत और 10 महिलाएं एक दिन में 2650 कमाते हैं। 7 औरत और 10 महिलाएं मिलकर एक दिन में मेरे दोस्तों 2650 रुपए कमाते हैं एक दिन में। तो 26,500 रुपए कमाने में कितने दिन लगेंगे? डिवाइड करेंगे 10 दिन। अगर एक दिन में 2650 रुपए कमा रहे हैं तो 26,500 कमाने में 10 दिन लग जाएंगे। ये आंसर है। ठीक है जी। तो ये बड़ा सिंपल सवाल था, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। आ जाइए सवाल नंबर 6। कौन करेगा दोस्त? एमटीएस का। एमटीएस 2022 के पेपर में सवाल आया है। बोला यह कि 11 बजे वैष्णव ए से बी के लिए निकलता है। मेरे भाई ये देखिए, 11 बजे वैष्णव ए से बी के लिए जाता है और 2 बजे सुमन बी से ए के लिए प्रस्थान करता है। बीच की दूरी 516 किलोमीटर है। तो ये मान लीजिए कि ये जगह ए है और ये जगह बी है, और इन दोनों जगह के बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। दोनों जगह ए और बी के बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। तो यहां से वैष्णव निकलता है 11 बजे और 2 बजे निकलता है शुभम। वैष्णव की स्पीड 44 है। ये लाइन बढ़िया है। वैष्णव की स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर है, सुमन की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है। किस समय एक दूसरे से मिलेंगे? एक बार बताओ मेरे भाई। वैष्णव ने 11 बजे चलना शुरू किया, सुमन ने 2 बजे चलना शुरू है, तो 11 बजे से 2 बजे तक कितना होता है? 3 घंटा है भाई। क्लियर है? 11 बजे से 2 बजे तक कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 3 घंटा। यानी कि 3 घंटे वैष्णव अकेले चला है। 3 घंटे। बोलो, वैष्णव जा रहा है ए से बी की ओर। सुमन ने 2 बजे चलना शुरू किया, वैष्णव ने 11 बजे, तो 11 बजे से 2 बजे तक वैष्णव 3 घंटे अकेले चला। अच्छा, 3 घंटे में वैष्णव कितना जाएगा? वैष्णव की स्पीड है 44। अगर वैष्णव 1 घंटे में 44 किलोमीटर जाता है, 44 किलोमीटर पर आवर, तो 3 घंटे में जाएगा 132 किलोमीटर। 44 से 132, यानी कि ए से वैष्णव में चलना शुरू किया है और 3 घंटे में 132 किलोमीटर ये चल लेगा। और 132 किलोमीटर चलने के बाद वैष्णव यहां आ जाएगा। वैष्णव यहां आ गया भैया, वैष्णव यहां आ गया। 3 घंटे चलने के बाद वैष्णव यहां आ गया। 3 घंटे चलने के बाद बज गए 2 बज गए। अब 2 बज चुके हैं, है ना। 11 बजे से 2 बजे तक वैष्णव 3 घंटे में 132 किलोमीटर चल के यहां आ गया। जैसे 2 बजे इधर से बी से ए की ओर चलना शुरू कर दिया सुमन ने भी चलना शुरू कर दिया अब। और सुमन चल रहा है मेरे दोस्तों कितने? 52 की स्पीड से, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वैष्णव तो चल ही रहा है 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने टाइम के बाद ये दोनों लोग मिलेंगे? अच्छा, दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है? अब केवल ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची? टोटल तो 416 है, 132 है। 416 में से 132 घटाओ, 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 3 गया 8, और ये आपका आ जाएगा मेरे दोस्तों 284, 284 आ गया, है ना। 284 किलोमीटर। ठीक है यहां तक। अब बताओ, दोनों के बीच की दूरी 284 किलोमीटर है। वैष्णव और सुमन एक दूसरे की ओर चले, कितने टाइम के बाद मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच की दूरी 284 है। अगर दोनों एक दूसरे की ओर चलने को, कि वैष्णव ए से बी जा रहा है बी से, तो रिलेटिव स्पीड होगी S1 प्लस S2, यानी कि 44 प्लस 52 रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 96। तो 284 को मेरे दोस्तों जब 96 से डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई,
तो 44 है और ये आपका 52 है, 4 2 6 5 4 9। तो ये मेरे दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं रहा, सॉरी 516 किलोमीटर है इनके बीच की दूरी ना, 516 है, 516 बीच की दूरी है, 516, ठीक है ना। तो 516 में से घटाएंगे तो 384 आएगा भाई, फिर तो ये 384 किलोमीटर आएगा। ओके, तो टाइम बराबर डिस्टेंस 384 बट रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 96। बताओ कितनी बार चला जाएगा अभी? 360 और 24 384, 4 बार चला गया पूरा का पूरा, तभी तो कट क्यों नहीं रहा। 4 घंटे आ गया, 4 घंटे के बाद ये लोग मिलेंगे। 2 बजे के बाद इनको 4 घंटे लगेगा मिलने में। तो 2 बजे में अगर मैं 4 घंटे जोड़ूंगा तो शाम के 6 बजे दोनों मिल जाएंगे। 2 बजे के बाद अगर मैं 4 घंटे जोड़ूंगा तो शाम के 6 बजे दोनों की मुलाकात होगी। बहुत आसान सवाल है। किसी कंपनी में 75% वर्कर स्किल्ड हैं और बाकी अनस्किल्ड हैं। 84% ऑफ स्किल लेबर, 28% ऑफ अनस्किल्ड लेबर आर परमानेंट। अगर टेम्पररी वर्कर 180 हैं तो आपसे पूछा है कंपनी में कितने वर्कर हैं। बहुत बढ़िया सवाल, एमटीएस के पेपर में क्या क्वालिटी क्वेश्चन है। सवाल में बोला है अगर टोटल कंपनी में अस्थायी कर्मचारी जो टेम्पररी वर्कर 180 हैं तो बताओ भैया कंपनी में कुल कितने लोग हैं। सवाल का डाटा बहुत आसान है। जैसे मैंने मान लिया कि कंपनी में टोटल 100 लोग हैं, 100, आप डेविएशन भी लगा सकते हो यहां पर, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए कंपनी में टोटल 100 लोग हैं, 100 में से 75 जो हैं आपके अनस्किल्ड हैं, 75 नहीं स्किल्ड है ना, 100 में से 75 जो है आपके स्किल्ड हैं, स्किल्ड, और बाकी जो है रिमेनिंग वो अनस्किल्ड है, उनमें कोई स्किल नहीं है, यानी कि 25 लोग अनस्किल्ड हैं। हमें तो टेम्पररी वर्कर पे ध्यान देना है। जब सवाल में बोला है कि मेरे दोस्तों टेम्पररी वर्कर 180 है तो टेम्पररी वर्कर निकालो ना। बोला स्किल वर्कर का 84% परमानेंट है, परमानेंट। अगर 84% परमानेंट है, 100% में से 84% परमानेंट है, यानी कि बाकी का 16% तो टेम्पररी हुआ कि नहीं हुआ। अगर स्किल्ड वर्कर का 84% परमानेंट है तो 100% में से 84 घटाओ, 16% टेम्पररी है। टेम्पररी कितना हुआ मेरे भाई, जवाब दीजिएगा। अब 75 का 16% कितना होता है? 16% होता है जी 4/25, 12, यानी कि 12 जो हैं आपके स्किल्ड वर्कर टेम्पररी हैं। अब बोला 28% ऑफ अनस्किल्ड वर्कर आर परमानेंट। अनस्किल्ड वर्कर का 28% परमानेंट है, 100% में से 28 परमानेंट है, तो बाकी का 72% तो टेम्पररी है ना। अब 25 का 72% निकालो या 72 का 25% निकालो, एक ही बात है, 18 आएगा, 18। यानी कि अनस्किल्ड वर्कर में से आपके 18 टेम्पररी हैं। तो टोटल टेम्पररी वर्कर कितने? 12 + 18 30, कुल टेम्पररी वर्कर हैं 30। सवाल के अनुसार कह रहा है 180 टेम्पररी वर्कर हैं, 30 की वैल्यू 180 है, 6 गुना, तो टोटल वर्कर कितने? 100 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 600, यानी कि टोटल वर्कर 600 हैं। डी ऑप्शन। देखो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, ये एक तरीके और भी हैं, पर डाटा आसान है तो 100 मान के करने में कोई बुराई नहीं। और यहां डेविएशन भी लग जाएगा, बच्चे मेरे डेविएशन भी जानते हैं। ये बताइए, फिर से सवाल आ गया प्रॉफिट लॉस का, और एमटीएस का पर्सनल चैप्टर जो है, पर्सनल फेवरेट, वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ही है। सबसे ज्यादा एमटीएस और जीडी में किसी चैप्टर से सवाल आते हैं तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई आदमी 2 टीवी सेट प्रत्येक 7200 में बेचता है। एक आदमी ने 2 टीवी सेट बेचे, दोनों में से हर एक को 7200 में बेचा, यानी कि सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा। 2 टीवी सेट दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, उसे ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। 2 टीवी सेट बेचे, दोनों को 7200 में, पहला भी 7200 में बेचा, दूसरा भी 7200 में बेचा, दोनों को बेचने से ना कोई प्रॉफिट और ना ही कोई लॉस हुआ। अगर एक टीवी सेट पर 12.5% का प्रॉफिट है तो दूसरी टीवी सेट को बेचने से हुई हानि बताओ। देखो भाई, ये सीपी है, ये एसपी, 2 टीवी सेट बेचे एक आदमी ने। पहले टीवी सेट पर 12.5% प्रॉफिट है, 12.5% का मतलब हो गया 1/8, 1/8, यानी कि 8 रुपए का टीवी सेट है तो उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि बिका कितने में? 9 में।
अगर पहला टीवी सेट 9 में बिका है तो दूसरा भी 9 का ही बिका होगा, कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इसकी कोई जरूरत नहीं, बस यहां से देखिएगा दोनों टीवी सेट को सेम दाम पर बेचा है। लाइन खास है कि उसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक टीवी सेट पर अगर जितना कमाया है दूसरे पे उतना ही नुकसान हो गया। आप बताओ, मैं एक टीवी पे 1000 रुपए कमा लूं, दूसरे पे 1000 रुपए नुकसान हो जाए तो मेरे को क्या बचा? घंटा कुछ नहीं बचा। अगर पहले टीवी पे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो दूसरी पे 1 रुपए का लॉस हुआ है। 1 रुपए का लॉस होने के बाद 9 में बिका है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10 रुपए रहा होगा। 10 पे 1 का लॉस होगा तभी तो 9 में बिका। तो 10 रुपए पे 1 का लॉस हुआ, यानी कि कितना आ गया? 10%। 1/10 मतलब 10%। तो दूसरे टीवी सेट पर 10% का लॉस है। डी ऑप्शन। ठीक है जी, अच्छा सवाल है और ये डुएबल क्वेश्चन है, डुएबल। आइए मेरे दोस्तों ये बताएंगे। किसी ट्राइंगल का बेस 30% बढ़ जाता है, इसकी हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए कि एरिया 50% बढ़ जाए? बेस 30% बढ़ जाता है, हाइट कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए कि एरिया 50% बढ़ जाए? देखो वैसे तो सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया होता है। गुणा, और जहां गुणा आएगा मेरे दोस्तों वहां सक्सेसिव आएगा। जहां जहां गुणा वहां वहां सक्सेसिव, यानी कि एरिया जो होता है ट्राइंगल का, जो एरिया है वो बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। बेस और हाइट बदलोगे एरिया बदल जाएगा। सवाल बोला है कि बेस 30% बढ़ जाता है, 30%। हाइट कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए कि एरिया 50% बढ़ जाए, एरिया 50% बढ़ जाए? मेरे भाई मुझे नहीं पता हाइट कितनी परसेंट बढ़ानी चाहिए। बीच में गुणा आ रहा है बेटा, गुणा। गुणा का मतलब ही सक्सेसिव होता है। देखो दो रास्ते, या तो आप रेशो से करो, या 30 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव 50 होना चाहिए, ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से भी कर सकते हैं भाई। 30 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव 50 होना चाहिए, यही है ना। मुझे नहीं पता हाइट कितने परसेंट बढ़ाएंगे, क्वेश्चन मार्क। 30 और एक्स का सक्सेसिव क्या आएगा? 30 प्लस एक्स प्लस 30 गुणा एक्स बटे 100, यही आएगा बेटा। ये फॉर्मूला होता है। एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये भी तरीका होता है, हालांकि बच्चे लगाते नहीं, पर ये भी आसान तरीका है। 10 और 3 13 हो जाएगा बेटा, 13/10 क्वेश्चन मार्क, ये उधर पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों आपका 20। तो आ जाएगा 200/13। ये 200/13 आ जाएगा मेरे भाई। और 200/13 कितना होता है भाई? 200/13 कितना होता है जल्दी से बताओ? 15 बार जाएगा, 195, 5 बचेगा, 13 चौका 52, लगभग 15.4% आएगा, अप्रोक्स 15.4%। डी ऑप्शन। इतना तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको केवल समझाने के लिए लिखा। सक्सेसिव 50 करना है, 30 और हाइट कितने परसेंट बढ़ाई? क्वेश्चन मार्क, उनका सक्सेसिव 50% करिए। एक्स वाई का सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगला सवाल आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का भाई। देखो एक सवाल मैंने अच्छा लिया है। आपको पता है दोस्त कि एमटीएस जीडी में मेंसुरेशन एडवांस में और अर्थमेटिक में लाभ हानि इनका दबदबा रहता है। बोला है एक सिलेंडर के आधार की परिधि 62.8 है, एक सिलेंडर के बेस की परिधि 62.8 है, इसका आयतन 8792 है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पाई 3.14। मेरे भाई आपको पता है बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला? अगर आपको किसी बेलन का कर्व सरफेस एरिया पता है, उसकी रेडियस पता है, तो डायरेक्ट बेलन का वॉल्यूम निकालोगे। बेलन का वॉल्यूम होता है 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस, 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। आज तक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता ये चीजें, है ना। सब लोग मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखते हैं कि सिलेंडर का बेलन का आयतन πr²h। पहले यहां से रेडियस निकालेंगे, फिर हाइट निकालेंगे, हैं उस तरीके से फिर आप जो है कर्व सरफेस एरिया से हाइट निकालेंगे, फिर मेरे दो सॉरी वॉल्यूम से हाइट निकालेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों करना? डायरेक्ट रिलेशन होता है बेलन का आयतन बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू आर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πrh इंटू आर। 2 से 2 कट जाएगा, πr²h नहीं हो गया? ये आर की आर में गुणा होकर πr²h नहीं बन गया? तो ये बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। इसको मेरे दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, इस पे मैं बताता हूं। अगर आपने चैनल नहीं कर रखा ज्वाइन,
तो आप इस चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करो, डेली रील आएगी, डेली। ठीक है भाई, डेली इस पे शॉर्ट्स आते हैं और ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक सवाल, लेटेस्ट फिक्स टाइप के जो परेशान कर रहे हैं बच्चों को, मैं करवाता हूं डेली। जो है 5 से 6 लाख बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं पर डे, कितना बेनिफिट हो रहा है उनको। अब आप कहोगे सर हमें कर्व सरफेस एरिया पूछा है, वॉल्यूम दिया है, हमें रेडियस तो पता ही नहीं, तो रेडियस निकालना पड़ेगा ना। आधार की परिधि किस लिए दी है फिर? सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल। सर्कल की परिधि 2 पाई आर, सर्कल की परिधि 2 पाई आर, पाई का मतलब यहां 3.14 है, 2 पाई आर, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 62.8। ये आ गया। सिलेंडर का बेस सर्कल होता है, सर्कल की परिधि 2 पाई आर, ये गुणा करो 6.28, 6.28 से 62.8 10 गुना है, तो यानी कि सिलेंडर के बेस की रेडियस 10 आ गई, खत्म। वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम है 8792, ये आयतन है, बराबर 1/2। कर्व सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का निकालना है, और सिलेंडर के बेस की जो रेडियस है वो 10 है, खत्म हो गया। 8792 का दुगना करो भाई, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 का 8, हासिल 1, 2 सत्ते 14, 15 का 5, 2 अट्ठे 16, 1 17, ये आ जाएगा क्या? ये आएगा क्या? और मेरे दोस्तों 10 से भाग भी होगा तो 1758.4 आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया। कर्व सरफेस एरिया खत्म। 1758.4 सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, बी ऑप्शन। कितनी जल्दी आप कर पाए, लेकिन जल्दी तो तभी कर पाओगे ना जब आपको ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होंगे। ठीक है, और ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमने इस बुक में लिख दिए आपकी हेल्प के लिए, कि आपको परेशान ना होना पड़े फॉर्मूला सीखने के लिए, है ना। एक जगह आपको सारे कॉन्सेप्ट मिले। आइए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग में, एक्स और वाई किसी काम को 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल चलिए टाइम एंड वर्क का आया, इजी लेते हैं। एक्स किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, वाई 24 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, दोनों साथ में 4 दिन तक काम करते हैं, और जेड बचे काम को 10.5 दिन में पूरा करता है। जेड बचा कुछ काम 10.5 दिन में पूरा करता है। वाई और जेड उस काम का 7/8 कितने दिन में करेंगे? तो पहले टोटल काम तो मानो भाई, 16 और 24 दोनों से कटने वाला नंबर 48 आ गया। ये मैंने टोटल वर्क मान लिया कि माना टोटल वर्क 48 है, तो एक्स 48 कुर्सी बनाता है 16 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? 3। ये एक्स की एफिशिएंसी आ गई। वाई 48 कुर्सी बनाता है 24 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? 2। ये वाई की एफिशिएंसी आ गई। अब बोला ये जेड, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते, 4 दिन में कितना काम करेंगे? एक्स और वाई एक दिन में 3 और 2 5 कुर्सी बनाते हैं, एक्स और वाई एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, तो 4 दिन में कितनी कुर्सी बना लेंगे जी? 20 कुर्सी बना लेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में एक्स 3 बनाता है, वाई 2 5 बनाते, 4 दिन में 20 बना लेंगे, तो बचा काम कितना? 28 काम बचा, ये काम बचा। अब बोला इस बचे काम को जेड 10.5 दिन में करता है, 10.5 दिन में। अगर इस बचे काम को जेड 10.5 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है जेड? 10.5 का मतलब 10 दूनी 20, 21/2। अगर 28 कुर्सी 10.5 दिन में बनाई है, तो एक दिन में कितना बनाई है? 21/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है भाई। तो 7 चौक 28 और 7 21, ये 2 ऊपर जाएगा 8/3, 2 की तो यहां गुणा हो जाएगी ना, 4 दूनी 8/3, यानी कि जेड की एफिशिएंसी 8/3 आ गई। और ये जो इतनी जो भसड़ दे रखी थी, वो केवल इसलिए दे रखी थी कि आप जेड की एफिशिएंसी निकाल पाओ 8/3। अगर जेड 28 कुर्सी 10.5 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितना बनेगा? डिवाइड कर दीजिए, 8/3 आ गया। अब यहां मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बोला वाई और जेड 7/8 भाग कितने दिन में करेंगे टोटल काम का? टोटल काम है 48। अगर हमें 48 का 7/8 काम करना है, तो 48 का 7/8 कितना होता है? 8 6 48, 6 7 42। तो 42 कुर्सी बनाने में वाई और जेड को कितना समय लगेगा? वाई की एफिशिएंसी 2 है, वाई की एफिशिएंसी 2 है, जेड की एफिशिएंसी 8/3 है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कुर्सी बनाएंगे 14/3। अगर दोनों मिलकर वाई और जेड एक दिन में 14/3 कुर्सी बना रहे हैं, तो 42 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 14/3 से भाग दीजिए, 14 तिया 42, 3 तिया 9, 9 दिन का समय लगेगा। आंसर है 9 दिन, सी ऑप्शन। अच्छा सवाल, अच्छा डाटा। ओके, सवाल नंबर 11 था, हम लेंगे सवाल नंबर 12। ये क्वेश्चन
एमटीएस के पेपर में आया है 2023 में, एमटीएस में बनाइए। Find the amount of 75,000 for 1 year at 16% per annum if the interest is compounded quarterly. बोला अगर 75,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएं, 75,000 रुपए एक साल बाद कितना अमाउंट हो जाएंगे अगर ब्याज की दर 16% है, लेकिन ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी कि हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में। अमाउंट आपसे पूछा है, अमाउंट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल तो है 75,000, अगर मैं ब्याज निकाल लूं, ब्याज ऐड कर दूं। अब आप मुझे बताओ, अगर समय 1 साल है, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। अगर मेरे पास 1 साल का समय है, 12 महीने, तो और मैं क्वार्टरली कंपाउंड कर रहा हूं, तो हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा, हर 3 महीने में सक्सेसिव होगा, हर 3 महीने में सक्सेसिव होगा। बताओ बच्चों, अगर ब्याज 1 साल में 16% है, 12 महीने में 16% ब्याज है, तो एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 3 महीने में ब्याज होगा 4%। हर 3 महीने में आपको 4% ब्याज मिलेगा, हर 3 महीने में, यानी कि 4 का सक्सेसिव। क्लियर है ना बेटा? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 साल। 12 महीने का 1/4 साल आप करोगे तो 3 महीने आता है। 1 साल में 16% ब्याज है, तो क्वार्टर का मतलब 1/4 साल में 4% ब्याज आएगा। तो जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 4 का सक्सेसिव मिलेगा भाई। अब बताओ, ट्री बना लो, कुछ भी बना लो, हमेशा परेशानी रहेगी, हमेशा परेशानी रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में बेस्ट तरीका क्या है? ठीक है भाई, देखो यहां पे मैंने ना गोल्डन रेशियो पढ़ा रखा है, ये हमारी कॉन्सेप्ट किंग बुक है, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट लिख रखा है कि अगर आपको 4 साल का सीआई निकालना है तो 4-6-4-1 4-6-4-1 4-6-4-1 इस रेशियो का इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करना है? चाहे आपको यहां पे मेरे दोस्तों भाई 4 साइकिल चल रही है ना, 3-3 महीने की 4 साइकिल, 4 साइकिल के लिए जो मैं रेशियो इस्तेमाल करूंगा वो 4-6-4-1 करूंगा। मैं ट्री बनाऊंगा या मैं कोई और तरीका लगाऊंगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। प्रिंसिपल कितना है? 75,000 रुपए। आपने 75,000 रुपीज इन्वेस्ट करे, कुछ नहीं करना, बस 4% निकालते चले जाना है, बस 4% निकालते चले जाना है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 1/25 करते जाना है। 75,000 का 1/25 3,000, 3,000 का 4%, 3,000 का 4% 120, 120 हो गया। 120 का 4% 12-4 48, 4.8 हो गया। अब 48 का 4%, 48 चौका 192, 0.192 हो गया। ये आ गया मेरे दोस्तों, समझ में आई बात? क्लियर है? 75,000 का 4% 3,000, 3,000 का 4% 120, 120 का 4% 12-4 48, 4.8 का 4% 0.192। देखो ये वैल्यू तो इतनी छोटी होती, इसे इग्नोर कर सकते हो, इनकी सीधी सीधी गुणा करो। 4-12,000 प्लस 720, और ये मान के चलिए आपका मेरे दोस्तों ये 5 20 रुपए आ जाएगा, लगभग ये 20 रुपए आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में भी तो कुछ ना कुछ फर्क होगा। 739,777, हाँ ऑप्शंस में भी तो कुछ ना कुछ फर्क होगा। ऐसा नहीं कि आप पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके निकालेंगे, अप्रोक्स देख लो 12,720, और ये आपका लगभग 5 रुपए मान लो ना, 5 गुणा 4 20 आएगा, इसको तो इग्नोर ही करो। तो 12,720 में आप 20 जोड़ेंगे तो 12,740 रुपए लगभग करीब करीब आपको ब्याज मिल गया, 12,740 रुपए अप्रोक्स। यही आया 12,720, और ये लगभग 5 चौका 20, 12,740 रुपए ब्याज मिल गया। तो अमाउंट कितना आएगा? तो आपका प्रिंसिपल है, अब इसमें ब्याज आप ऐड कर दीजिए 12,740, तो कितना आएगा? 87,000, 87,000 आएगा। पहली बात तो 87,740 आएगा, 87,900 है, 87,740 के करीब ये वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर है। देख लीजिए आप, 87,740 के नजदीक एक ही आंसर है, डी, और यही मेरा ठीक ठीक होगा भाई। और ये बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को करने का। और ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये भी कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आप यहां यूनिट डिजिट लगा लो कि सर डिजिटल सम लगा लो, नहीं, ये आंसर भी अप्रोक्स दिए। आप यहां पे ये सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 13,
78 मीटर, 160 मीटर, 178 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का एरिया उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है जिसकी साइड का रेशियो 13/12 है। तो आपसे पूछा है छोटी साइड की लंबाई बताओ, गार्डन की छोटी साइड की लंबाई बताओ। आप एक बात बताएं भैया, एक रेक्टेंगल है, आयत, एक आयत है जिसकी भुजाओं का रेशियो 13/12 है, भुजाओं का रेशियो 13/12 है। रेशियो है, रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा, यानी कि 13x है तो ये 12x है। ये आयत की भुजाएं। अब बोला इस आयत का एरिया ऐसे ट्राइंगल के बराबर है, ऐसे ट्राइंगल के बराबर है जिसकी साइड 78, 160, 178 मीटर है। इस आयत का एरिया उस त्रिभुजाकार मैदान के एरिया के बराबर है जिसकी साइड 78, 168, 178 मीटर है। बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेगा? बेसिकली मुझे एरिया बराबर करना है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये इतना बड़ा साइड है कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाने में नानी याद आ जाएगी। ज्यादातर जो एग्जामिनर करता है वो चीजों को सिंपल करता है। आप देखो किसी से कट रहा है तो काट लो, 2 से काट लीजिए, 78 जाएगा, 2 से काटेंगे 78 जाएगा 39 बार, 160 जाएगा 80 बार, 178 जाएगा 89 बार। तो मेरे भाई ये तो ट्रिपलेट होता है, 39, 80, 89 ट्रिपलेट होता है। ये अलग बात है कि एमटीएस वाले बच्चों को ट्रिपलेट इतने हैवी याद नहीं है, पर प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा है तो मैं क्या करूं, मुझे तो करवाना पड़ेगा ना भाई। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 39, 80, 89 है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बस यहां क्या कर दिया, डबल कर दिया है। ये 78 है, ये 160 है, सबसे बड़ी साइड जो है 178 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, समकोण त्रिभुज है। ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करोगे, 2 से गुणा भी करोगे तो भी राइट एंगल ही रहेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है, समकोण त्रिभुज का वो होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस होगा कर्ण, 1/2 78 गुणा 160। ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होगा मेरे भाई। और ये आयत के ये आयताकार जो है उद्यान के बराबर है, रेक्टेंगुलर गार्डन के एरिया के बराबर है। आयत के एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 13x गुणा 12x होगा। आप बोलोगे सर ये तो आपने बड़ा बढ़िया बताया, 13 छिंग 78 मेरे भाई, ओके। और ये आप देखिए कि 12 है, 16 छिकम 96 हो गया ना, तो 12 से 16 छिकम 96 80 बार कट जाएगा, 2 से 80 40 बार कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर 40 आ गया। अगर एक्स स्क्वायर 40 आ गया तो अंडर रूट लेने पर क्या आएगा, 40 मतलब 4 2 40, 2 रूट 10, तो x का मान 2 रूट 10 है भाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू है। आपसे पूछा है सबसे छोटी साइड, स्मॉलर साइड आपको बताने, गार्डन की स्मॉलर साइड है 12x, x की वैल्यू 2 रूट 10 यहां रखो, 2 रूट 10 रखेंगे तो 12 दूनी 24 रूट 10, x की जगह 2 रूट 10 रखेंगे तो 12 दूनी 24 रूट 10 मीटर, 24 रूट 10 मीटर बी ऑप्शन। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर में कितना प्यारा सवाल पूछा इन लोगों ने, ठीक है। तो भैया मैंने वो सवाल निकाले जो आपको फंसाएं, जो आपको कहीं परेशान कर पाए, ये बताइएगा। सवाल नंबर 14 है एमटीएस 2022 के एग्जाम का 14वां। ए मैन ऑर्डर 10 फिजिक्स बुक्स एंड सम केमिस्ट्री बुक। एक आदमी ने कुछ फिजिक्स की और कुछ 10 फिजिक्स की और कुछ केमिस्ट्री की बुक ऑर्डर करी। केमिस्ट्री बुक का जो प्राइस है वो फिजिक्स बुक से डबल है। द प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक, यानी कि फिजिक्स बुक अगर 1 रुपए की है तो केमिस्ट्री की बुक 2 रुपए की है, यही है ना। While preparing the bill, बिल बनाते समय क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक। बिल बनाते समय क्या करा, जो क्लर्क था उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री बुक की संख्या जो है वो इंटरचेंज कर दी, यानी कि जितनी फिजिक्स की बुक थी वो केमिस्ट्री की लिख दी, जितनी केमिस्ट्री की थी वो फिजिक्स की लिख दी। इससे बिल का जो हमारा बिल है, बिल का अमाउंट 12.5% घट गया। तो आपसे पूछा है फिजिक्स की बुक और केमिस्ट्री बुक का रेशियो क्या है ओरिजिनल ऑर्डर में। तो भाई फिजिक्स की बुक तो पता है 10, फिजिक्स की कितनी बुक है 10, मुझे नहीं पता केमिस्ट्री की कितनी बुक है, तो मान लिया केमिस्ट्री की बुक है x, बस x निकालना है यहां से, तो ही तो होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रेशियो पूछा है ना, हालांकि यहां पे 10:x पूछा है आपसे। फिजिक्स की 10 बुक है, केमिस्ट्री की x है, तो ये 10, ये 3 तो आ ही नहीं पाएगा बेटा, 10 को काट के 3 तो आ नहीं सकता, ना ही 4 आ सकता है 10 को काट के। तो मेरे हिसाब से तो आंसर यही रहेगा डी ऑप्शन, 10 को काट के 2 ही आ सकता है। नहीं है तो कर लेते हैं। आप बताओ फिजिक्स की एक बुक
फिजिक्स बुक से प्राइस डबल है केमिस्ट्री की बुक का। फिजिक्स की बुक 1 रुपए की, तो 10 फिजिक्स की बुक 10 रुपए की। केमिस्ट्री की बुक 2 रुपए की, केमिस्ट्री की एक्स बुक, तो मेरे दोस्तों एक्स बुक कितने की हो जाएंगी, 2x की। ओरिजिनल बिल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ओरिजिनल बिल। लेकिन किया क्या किया क्लर्क भाई साहब ने कि फिजिक्स की तो लिख दी एक्स बुक और केमिस्ट्री की लिख दी 10 बुक। अब फिजिक्स की एक बुक 1 रुपए की और केमिस्ट्री की एक बुक 2 रुपए की, यानी कि जो नया बिल बना दिया वो ये बना दी, ये नया बिल आपका बन गया, नया बिल। समझ में आया। और सवाल बोला कि जो नया बिल है वो 12.5% घट गया। 12.5% होता है जी 1/8, 1/8 नया बिल कम हो गया। यानी कि अगर ओरिजिनल बिल 8 रुपए का था, अगर ओरिजिनल बिल 8 रुपए का था तो अब बिल आया 7 रुपए का। अगर ओरिजिनल बिल 8 का था तो अब बिल आया 7 रुपए का। क्रॉस मल्टीप्लाई, बस क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना और तो कुछ है ही नहीं। 70 और ये आ जाएगा 160, डिफरेंस 90 है। कितना, 7 दूनी 14x और 8x 6x आ गया। तो x आ गया जी 90/6, 15x का मान 15 आ गया। देखो हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सही किया भाई मैंने ना। 14x और 8x 6x और ये आपका 90 आएगा। यानी कि x की वैल्यू यहां पे जो है 15 आई है। केमिस्ट्री की बुक 15 ऑर्डर करी है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक का रेशियो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 3 होगा। और मैंने सवाल को बिना सॉल्व करे ही आपको बता दिया कि देखिए बुक की संख्या कभी डेसिमल में तो होगी नहीं। आप भी हमारी बुक ऑर्डर करते हो जब, तो 2 बुक मंगाओगे, 1 मंगाओगे, 4 मंगाओगे, 3.5 तो मंगाओगे नहीं। तो ये x भी इंटीजर में होगा, पूर्णांक में होगा। केमिस्ट्री की बुक भी जब मैं रेशियो लूंगा तो 10 को काट के 3 कैसे आ सकता है, 2 ऑप्शन हट गए। 10 को काट के 4 कैसे आ सकता है, हाँ 10 को काट के 2 जरूर आ सकता है 5 बार, इसलिए ये ऑप्शन ही ठीक होगा। ऐसे भी सोचने की अपनी क्षमता बढ़ाओ। सवाल नंबर 15, ये भी एमटीएस के पेपर का है 2022 में। 108 लोगों का ग्रुप है, मेल फीमेल का रेशियो 5:4 है। 108 लोगों का ग्रुप है जिसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रेशियो 5:4 है। 108 लोगों के ग्रुप में मेल फीमेल का रेशियो 5:4 है। पुरुषों की एवरेज हाइट 158.7 है, महिलाओं की x है। मेल की जो एवरेज हाइट है वो 158.7 सेंटीमीटर है और फीमेल की एवरेज हाइट x सेंटीमीटर है फीमेल की। सवाल में कहा है समूह में सभी व्यक्तियों की एवरेज हाइट 155.5 है। पूरे ग्रुप की जो एवरेज हाइट है वो 155.5 सेंटीमीटर है, पूरे ग्रुप की, यानी कि मेल प्लस फीमेल मिलाकर एवरेज हाइट 155.5 है। एक्स का मान ज्ञात करें। सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, एलिगेशन लगाओगे। ये सवाल एलिगेशन का है। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो दे रखा है कि भाई मेल और फीमेल की संख्या का जो रेशियो 5:4 है। मेल की एवरेज हाइट 158.7 सेंटीमीटर है, पुरुषों की x है और पूरे ग्रुप की मेल फीमेल की 155.7 है। फीमेल की क्या होगी, x का मान मेरे दोस्तों। और यहां डेविएशन भी लग जाए। अगर आपने डेविएशन नहीं पढ़ा तो मेरी क्लास जाके देख लीजिए, उसमें मैंने पढ़ाया है। अगर पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट 155.5 है पूरे ग्रुप की, तो आदमियों की भी 155.5 होनी चाहिए और महिलाओं के भी एवरेज हाइट 155.5 ही होनी चाहिए। 155.5 तभी आएगा जब दोनों की 155.5 हो। हम 155.5 से कंपेयर करेंगे, लेकिन आदमियों की एवरेज हाइट 158.7 है। 155.5 से 158.7 कितना ज्यादा है, 3.2 ज्यादा है। तो 5 पुरुषों की हाइट यहां पे 3.2 ज्यादा है। यहां 5 पुरुषों की जो हाइट है मेरे दोस्तों, 5 पुरुषों की जो हाइट है 3.2 ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए हम कम कर देंगे। कितनी महिलाओं पर, 4 महिलाओं पर बटे 4, तो 4 अट्ठे 32.8 जाएगा। 5 की 0.8 में गुणा करेंगे 4, 155.5 में से 4 घटाएंगे तो 151.4 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो 151.5 आएगा ना, 4 घटाएंगे ना, 151.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अरे लिख जा भाई। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। अच्छा सवाल था मेरे दोस्त, एलिगेशन भी यहां पर लगा सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जब x को 24, 33, 20, 26 में से घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती हैं। 2x + 1 और 5x - 11 का मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछा है। ये तो भैया कितनी बार हमने सवाल कर लिया।
ना जाने कितनी बार। दो संख्याएं ए बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी, 2x+1 और 5x-11 का मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आएगा ए बी का मीन प्रोपोर्शनल, ये आएगा रूट ए बी। यानी कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे दोस्त तो आपको यहां से रूट ए बी निकालना है, x की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। x एक ऐसी संख्या है जिसको 24, 33, 20, 26 इन चारों में से x घटाने पर संख्याएं समानुपात में होंगी। एक तो तरीका है कि आप x अंदाजे से निकालो हिट एंड ट्रायल से, और मेथड से x कैसे निकलेगा। अगर आपको मेथड से x निकालना है मेरे भाई, कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा रखा है मैथ्स, गगन प्रताप मैथ्स, आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे मेरे भाई, वहां पे मैंने कंप्लीट प्रोपोर्शन की क्लास एक ले रखी है। उस प्रोपोर्शन की क्लास में है जी, काफी पहले हुई थी ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है आपका, प्रोपोर्शन है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, परसेंटेज है, एलिगेशन है, ये देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस क्लास में मैंने कंप्लीट प्रोपोर्शन पढ़ा रखा है कैसे, और बेस्ट ट्रिक आपको बता रखी है, जाके देखिएगा। ऑलरेडी लगभग 3.5 लाख बच्चों ने वीडियो देखी है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से तो आप कर ही लोगे कि एक्स का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख के देखो, लेकिन कब तक रख के देखोगे भाई। एक्स ऐसी संख्या है कि इन चारों में से घटाने पर समानुपात में होगी, तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, देखो 24 और 33 का डिफरेंस कितना आएगा, 9। 20 और 26 का डिफरेंस कितना आएगा, 6। 9, 6 का रेशियो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ऐसे पहले और तीसरे पे ध्यान दो, 2 की 24 में गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 और 60, 48 और 60 का डिफरेंस 12। नीचे क्या आएगा, इस रेशियो का डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस 1, यानी कि एक्स की वैल्यू 12 आ गई। इससे जल्दी आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लो, एक्स आ ही नहीं सकता। एक्स का मान 12 आ गया, ये 12 आप यहां रखो, 12 दूनी 24, 1 25, 25 का अंडर रूट 5, 12 पंजे 60, 60 में से 11 घटाया 49, 49 का अंडर रूट 7, 5 सत्ते 35 आ गया। यानी कि ये मीन प्रोपोर्शनल आ गया, बात खत्म, आ गया। ये कोई आदमी ए से बी तक 6 की स्पीड से जाता है, फिर बी से ए तक 10 की स्पीड से वापस आता है। ए से बी जाने और वापस बी से ए तक, व्यक्ति द्वारा ए से बी और वापस बी से ए तक जाने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है। बहुत बढ़िया सवाल भाई, ये मुझे लगता है आज का मॉक टेस्ट का सैंपल पेपर का सबसे आसान सवाल होगा। कोई आदमी ए से बी तक जाता है 6 की स्पीड से, फिर वापस आ जाता है 10 की स्पीड से, तो आदमी ने डिस्टेंस सेम चली है, ए से बी तक डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर ए से बी तक गया 6 की स्पीड से है, आया 10 की स्पीड से है, तो स्पीड का रेशियो कितना है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 5। तो ए से बी तक जाने में और वापस आने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 5 3। ये आंसर है, खत्म। अगर स्पीड का रेशियो 3 5 है तो जाने आने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 5 3। मेरे भाई इस सवाल में कुछ था ही नहीं, ये चित्र वित्र कुछ नहीं बनाना, ये रहा इसका सबसे आसान सवाल था ये। आइए, एक्स किसी काम को 40 घंटे में कर सकता है, वाई एक्स से 25% मोर एफिशिएंट है, जेड वाई से 28% मोर एफिशिएंट है। एक साथ मिलकर एक्स वाई जेड काम कितने घंटे में कर लोगे। तो मेरे भाई इस सवाल में आपको एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी के बारे में बताया है, एफिशिएंसी के बारे में ये तो बताया है। क्या बोला है, बोला ये एक्स किसी काम को 40 घंटे में कर सकता है, वाई की जो एफिशिएंसी है एक्स से 25% ज्यादा है। वाई की एफिशिएंसी एक्स से 25% ज्यादा है, 25% मतलब 1/4। एक्स की एफिशिएंसी अगर 4 है तो वाई की एफिशिएंसी 5 है, 5। अब बोला जेड वाई से 28%, जेड वाई से 28% मोर एफिशिएंट है। जेड की जो एफिशिएंसी है वो वाई से 28% ज्यादा है। देखो या तो आप अलग रेशियो बनाओ या इसी में कर लो, इसी में कर लेते ना। जेड की जो एफिशिएंसी है वाई से 28% ज्यादा है, वाई से। अब बताओ 5 का 28% कितना होता है, 28 पंजे 140, 140%, 140/100 1.4।
5 का 28% क्या होता है 1.4, तो 5 से 1.4 ज्यादा कितना आ जाएगा 6.4। अगर मैं 5 से 1.4 ज्यादा करूंगा तो 6.4 आ जाएगा 6.4, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जेड की जो एफिशिएंसी है वो 6.4 है, 6.4 है। ये एक्स वाई जेड तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में बोला है कि भाई एक्स जो है उस काम को 40 घंटे में कर सकता है, एक्स जो है 40 घंटे में काम कर सकता है, तो भाई एक्स जो है 1 घंटे में कितना काम करता है 4, एक्स 1 घंटे में 4 काम करता है, तो 40 घंटे में कितना काम करेगा भाई मल्टीप्लाई बाई 40 से आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। एक्स 1 घंटे में 4 कुर्सी बनाता है, 40 घंटे में कितना बनाएगा 40 से गुणा, टोटल वर्क आ गया। अगर ये टोटल वर्क आ गया भाई तो मुझे बताओ तीनों मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं एक्स वाई जेड तो तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी 4 + 5 9 और 6 15.4। तीनों की जो एफिशिएंसी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, वो 15.4 है। तो तीनों मिलकर करेंगे भाई 15.4 एफिशिएंसी के साथ काम इतने घंटे में, टोटल को 15.4 से डिवाइड करो, दशमलव से जाएगा 0 और ये मेरे दोस्तों कटेगा भी, ये तो 2 से कट जाएगा ऊपर नीचे, 1600 का आधा 800 और 154 का आधा 77, आगे नहीं कटेगा, ये 800/77 घंटे आ गया। यानी कि तीनों मिलकर काम करेंगे 800/77 घंटे में, ए ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा सवाल है, ये सवाल नंबर 18 था। अब आप मुझे बताओ सवाल नंबर 19 जो कि है बोर्ड मास का। बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है। आपको पता है कि बोर्ड मास के सवाल लगातार आ रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बताओ ये कितना आएगा जल्दी से, 5 से 5 2/32 आएगा, 1/16, 1/16 आ गए, 2 से 32 16 बार कट जाएगा। अब एक सही 1/16 में से अगर मैं 1/16 घटा दूं तो 1 बचेगा, 1। ये देखो 5 से 5 घट गया, 2 से 32 16 बार, 1/16 आ गया। एक सही 1/16 में से अगर मैं 1/16 घटाऊंगा तो 1 ही बचेगा, 1 आ गया। अब ये पहले ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ 7 7 49, ये आ गया बेटा 21/50। अब 1/3 को 21/50 से डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा जी 50/21, यानी कि आ जाएगा 50/63। ये 50/63 आ गया और ये प्लस का 2। अब ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, 19 चौका 76/63, ये आ जाएगा 76 माइनस का 76/63। कुछ बचा क्या, ये देखिए 50 और 76 कितना आ जाएगा 126, 126/63 कितना आ जाएगा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, -2 से प्लस का 2 कैंसिल आउट हो लिया तो बचा क्या 1 बचा। तो अपने आप सिमटता चला जाएगा सवाल, 1 इसका आंसर है, डी ऑप्शन मेरे भाई 1, ठीक है ना। तो बोर्ड मास के सवाल से तो घबराना होता ही नहीं है, बस आप करना शुरू करो, जल्दी जल्दी निपट जाएंगे भाई। और कंफर्म है एमटीएस के पेपर में तो आना ही आना है। अब लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों यहां पर आपका काय का ये सवाल, ये है डीआई का, बताओ दिख रहा है, स्टडी करो इस और आंसर दो। द नंबर ऑफ पीपल इन कंपनी वर्किंग इन वेरियस फील्ड, टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग 2800। इस पाई चार्ट में बताया गया है, ये पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में बताया गया कि बहुत सारे जो हैं क्या हैं, ये फील्ड है, सर्विस है, आईटी है, सेल्स है, एचआर है, डिजाइन है, और जो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग है इस कंपनी में वो 2800 है। फिर ये टेबल क्या बता रही है, इस टेबल में बताया गया कि इन सभी फील्ड में परसेंटेज ऑफ फीमेल, महिलाओं का परसेंटेज क्या है, कि भाई आईटी में 45% महिलाएं, सेल्स में 40% है, एचआर में 75% है, डिजाइन में 60%, इस तरीके से बताया गया। तो आपसे पूछा सेल्स और आईटी में पुरुषों की संख्या क्या है, सेल्स और आईटी में पुरुष कितने हैं, सेल्स और आईटी में आप बताओ। ये रहा सेल्स और ये रहा आईटी, लेकिन सेल्स और आईटी में फीमेल अलग अलग है ना। सेल्स में फीमेल कितनी है 40% और आईटी में फीमेल है 45%। फीमेल का परसेंटेज आपको बताना है, सेल्स और आईटी में पुरुष कितने हैं। बढ़िया सवाल। अब आप बताओ, इस पाई चार्ट में बताएगा कि किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग काम करते हैं, लेकिन ये बताया डिग्री में। आप पता है पूरा जो होता है ना सर्कल वो 100% होता है,
और जो पूरा जो डिग्री होता है वो एक 360 डिग्री होता है, यानी कि 3.6 डिग्री जो है वो 1% के बराबर है। ध्यान रखिएगा 1% के बराबर। तो 108 डिग्री जो वो 30% के बराबर है, 30%। यानी कि टोटल इंप्लॉय का 30% आईटी सेक्टर में है। और सेल्स कितना है? अगर 3.6 1% के बराबर है तो 36 दूनी 72, यानी कि सेल्स में 20% लोग काम करते हैं। 20%, 20% लोग सेल्स में काम करते हैं, 20%। अगर 3.6 1% के बराबर है तो 3.6 का 30 गुना है, 36 से 108, 30% के बराबर। सेल्स में कितने लोग काम करते हैं? 20%। देखो या तो आप ऐसे कर लो कि भाई यहां पे हम आईटी का अलग निकाल लेते हैं और मैं सेल्स का अलग निकाल देता हूं, आईटी अलग सेल्स अलग। आईटी में कितने लोग काम करते हैं? 30%। और 30% में से 45% फीमेल हैं। 30 में से 45% फीमेल हैं, तो बाकी का 55% तो मेल है ना। मैं एग्जैक्ट भी कर सकता था। सेल्स में कितने लोग काम करते? सेल्स में काम करते 20%, और उन 20% में 40% आपकी फीमेल है, तो यानी कि बाकी का 60% तो मेल है ना। तो मुझे पता लगाना है कि इन दोनों सेक्टर में कुल मिलाकर कितने परसेंट मेल हैं, ये बताइए। 30 का 55% आएगा 16.5, 20% का 60% आएगा 12, यानी कि आ जाएगा 28.5%, 28.5% आ गया। तो भैया मैंने ना एग्जैक्ट नहीं कहा कि मैं 28, पहले 2800 का मैं 2800 में से निकालता कि आईटी में कितने काम कर रहे हैं, सेल्स में कितने काम कर रहे हैं, फिर मैं उसमें से मेल निकालता अलग अलग, फिर दोनों को जोड़ता। मैंने सीधा परसेंटेज निकाला कि आईटी और सेल्स में मिलाकर कितने परसेंट मेल काम कर रहे हैं। 28.5% आ गया। आईटी में 30% लोग हैं जिसमें से 45% फीमेल है, तो बाकी की 55% मेल है। सेल्स में 20% टोटल लोग हैं जिसमें से 40% फीमेल है, बाकी का 60% मेल है। टोटल 28.5% आ गया। 2800 का 28.5% आपको निकालना है। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। तो 28 गुणा 28 784, और 28 का आधा 14, यानी कि कितना आ जाएगा? ये 798 आ जाएगा। 798, और ये आंसर है। और ये वाकई में अच्छा सवाल है भाई, 798 बी ऑप्शन। ठीक है। जरूरी नहीं मेरे प्यारे दोस्त कि यही एक तरीका, आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते, पर मुझे सुटेबल लगा। देखो ये वाली चीज ना, ये चीज दिमाग में आप कर सकते हो दोस्त, लिखने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपका कंप्लीट सैंपल पेपर है जो मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा, इसमें सवालों का लेवल कैसा लगा, आपने कौन कौन सी नई बातें सीखी, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आप चाहते हो कि मैं और भी सैंपल पेपर सॉल्व कराऊं, डेली सॉल्व कराऊं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। लाइक करिए मेरे दोस्तों। बहुत सारे बच्चे इस खुन्नस में रहते हैं कि हम लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे भाई, इसका मतलब अपने आपको दूसरे से कमतर मान रहे हो, वो मत करो। ठीक है, इसमें कतई कंजूसी मत करो। शेयर करेंगे वीडियो को मेरे भाई, और दूसरे सैंपल पेपर के लिए इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।